अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सेनेट की जो खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें हैं, उस इलेक्शन से कबल आज जो कुछ हुआ आज सुबह से वो सब आपके सामने है कि मखसूस नशिस्तों पर जो हलफ बर्दारी की तकरीब होनी थी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तो बुलाया गया लेकिन उसको दो घंटे ताख़ीर का शिकार हुआ और फिर स्टार्ट होते ही कोरम की निशानदेही पर इसे मौखर कर दिया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन लीडर की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया गया और आज शाम 6 बजे हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई, जिस पे मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने बिलाखिर हलफ उठा लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने इस अपोजिशन के साथ मिलकर सेनेट के इलेक्शंस के लिए 6-5 का फॉर्मूला तय किया, इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो ये कह रही हैं और ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो अंदरून खाना इस वक्त इख्तलाफात हैं वो भी ये कह रहे हैं कि फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ कि एक तरफ तो आप फॉर्मूला तय करते हैं और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इजलास में आप हलफ जो है वो नहीं उठाने देते। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि बैरिस्टर सैफ की जानिब से, जो तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट भी आई और उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर आज जो हलफ बर्दारी होगी वो पार्लिमानी जो तारीख़ है उसका एक स्याह बाब कहलाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो सेनेट के जो टिकट्स हैं उनकी तरफ से जो अप्रूव लिस्ट है, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि उन्हीं पर हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, वही सियासी कमेटी का फैसला है, जबकि जो नाराज़ उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से दस्तबरदार ना होने का फैसला भी किया गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी वो वीडियोस भी डाली हैं। आज इसी से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तरफ नाराज़ उम्मीदवार हैं सेनेट के, दूसरी तरफ सेनेट का इलेक्शन है और फिर वो तहरीक जिसका कि ऑलरेडी इमरान खान साहब की जो है सारे वर्कर्स और खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं इरफान सलीम साहब, जो कि नाराज़ उम्मीदवार हैं सेनेट की टिकट के ऊपर इनके भी कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और इन्होंने वापस लेने से इनकार किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरफान सलीम साहब, ये तो बताइएगा कि पार्टी के जो सियासी कमेटी है उसके फैसले के ख़िलाफ़ आप सब गए हैं और दस्तबरदार आप नहीं हो रहे, आप सब लोग, जिनमें खातून भी शामिल हैं, आप भी हैं, खुर्रम साहब भी हैं, लेकिन आपने ये कहा है कि इस सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो खेल खेला जा रहा है आप उसके ख़िलाफ़ हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ ये क्या खेल है, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम किसी से नाराज़ नहीं हैं। तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी है। पिछले 23-24 साल से मैं खुद पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। किसी सूरत भी हम ना पार्टी से इस वक्त नाराज़ हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पार्टी का जो नज़रिया है, देखें सियासी जमातें अपने मंशूर के ऊपर चलती हैं। सियासी जमातों की पहचान उनका नज़रिया होता है। अगर आपका कोई नज़रिया नहीं है तो फिर आप सियासी जमात नहीं कहलाएंगे। इमरान खान जो इस वक्त पिछले 750 दिनों से जो है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसको कैद किया गया है, जिस किस्म की उसको अजियतें दी गई है वो आपके सामने है। उनकी खातून खाना वो आपके सामने है। उनका भांजा देखें, वो मिलिट्री की कैद, मिलिट्री कोर्ट से सजा उसको हुई है। इस तरह हमारे दूसरे कारकुनान हैं, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को देखें, सेनेटर इजाज चौधरी साहब आपके सामने है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो आपके सामने है, इसी तरह जो है मियां महमूद रशीद साहब। इसके अलावा ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त हुकूमत के अंदर है, जो जाली फॉर्म 47 के जरिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन सब ने 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, इस मुल्क के आईन के साथ और इस मुल्क के कानून के साथ जो खिलवाड़ किया है वो आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, जो जिस किस्म की 26वीं आईनी तरमीम ये लोग लेकर आए हैं बंदूक और डंडे के जोर के ऊपर, इमरान खान इन लोगों के साथ बैठने से इनकारी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लोग बेख्तियार हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, ये पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर इन्होंने जो है वो हमला किया है और ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन लोगों के साथ जिनके साथ इमरान खान नहीं बैठना चाहता, हम यहाँ पर आकर जो है सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हम यहाँ पर उनके साथ बैठते हैं और उनको जो है प्लेट में रखकर
प्लेट में रखकर स्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जो है वो 5 सीटें देते हैं कि ये लें, हालांकि अददी अक्सरियत सबसे ज्यादा हमारी है। ठीक है, लेकिन इरफान सलीम साहब देखिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो आपने मेंशन किए आपकी पार्टी के, वो आप लोगों ने बिल्कुल मेंशन किए, लेकिन अगर वही बानी इमरान खान इस पूरी लिस्ट को अप्रूव करते हैं कि इनको टिकट्स देने हैं, जो कि बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज शाम को भी ये दोबारा से कहा है कि उन्हीं के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्हीं लोगों को टिकट्स दिए गए हैं जिन्होंने इमरान खान ने जिनको अप्रूव किया है, तो फिर आप लोगों का इतराज बनता नहीं ना, जो बानी कहेगा वही होगा। बिल्कुल, जो बानी कहेगा वो वही होगा, लेकिन देखे ना, जो लिस्ट थी मंगल के दिन मुलाकात के लिए, जो वकला थे, उन वकला में बैरिस्टर सैफ तो नहीं था, उसकी देखे ना, मेरा सेक्रेटरी जनरल जो है पार्टी का सलमान अकरम राजा साहब, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, मेरे प्रोविंस के जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, वो उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, हमारी दूसरी पार्टी लीडरशिप की मुलाकात नहीं हो पाती, अलीमा खानम बीबी की जो है वो मुलाकात नहीं हो पाती, और सिर्फ एक मखसूस शख्स, और सबको पता है कि उसका ताल्लुक किसके साथ है, वो जाता है, वो मुलाकात करता है। अब क्या पता कि उसने किसको जो लिस्ट उसको दी है उस लिस्ट में क्या है, लेकिन वही लीडर तो मान रहे हैं ना इरफान साहब, कत्ता कलामी माफ, लेकिन आप कहते हैं बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है, बाकी ना आपके अली अमीन की होती है, ना सलमान अकरम राजा की होती है, ना बैरिस्टर गौहर की होती है, लेकिन ये लोग तो मान रहे हैं ना बैरिस्टर सैफ जो भी लिस्ट लेकर आए वो उन्होंने तो लब्बैक कह दिया है, तो फिर अब आपका एतराज कैसे मान लिया जाए? नादिया बीबी, जो आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने मान लिया है, पहली पॉलिटिकल कमेटी होती है, पहली पॉलिटिकल कमेटी जिसमें 13 लोग शामिल होते हैं, 13 में से 11 लोगों का ये स्टांस होता है कि आप इलेक्शन में जाएं, आप इलेक्शन के जरिए, हमारी अददी अक्सरियत ज्यादा है, लिहाजा हम यहाँ से सीटें आराम से, अगर 9 नहीं तो 8 सीटें, 7-8 सीटें हम आराम से निकाल सकते हैं। एक बात, फिर उसके बाद दूसरी जो पॉलिटिकल कमेटी होती है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, कुछ को कहा जाता है कि आपने नहीं आना, कुछ को कहा जाता है कि आपने आना है, और एक जो उनसे डिसीजन होता है वो डिसीजन लिया जाता है, और वो डिसीजन क्या होता है, वो थिन मेजॉरिटी के साथ वो डिसीजन लिया जाता है, जो भी उसकी तो ये जो दूसरी जो पॉलिटिकल कमेटी है जिसे आप कह रहे हैं कि मैनेज किया गया, कौन मैनेज कर रहा था? देखे ना, मैंने आपको बताया कि जो लोग चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर और इमरान खान के नाम के ऊपर मुंतखब असम्बली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता लोगों की गोद में बैठकर जो है वो उनको जो है मुंतखब करे, तो आप खुद अंदाजा होना चाहिए कि कौन लोग वो चाह रहे हैं। हम तो देखें ना, हम जो बात कर रहे हैं, हम सीट की बात नहीं कर रहे, ना हम ओहदे की बात कर रहे हैं, किसी सूरत भी हमें ना सेनेट की सीट चाहिए ना ओहदा चाहिए। चले हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये इमरान खान की लिस्ट है, इमरान खान की लिस्ट को हम मनोअन तस्लीम करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि हम जो है, हमारी अददी अक्सरियत भी ज्यादा है और हम जाकर एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जो है वो सेनेट में पहुंचा रहे हैं, ताकि वो कल को उनको वहां पर जो है वो 2/3 अक्सरियत मिले, और इस मुल्क के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक और गैर आईनी तरमीम लेकर आए, 27वीं तरमीम की शक्ल में, जो मुजव्वज़ा तरमीम है, जिसके खतोखाल सबके सामने आ चुके हैं कि वो इस मुल्क का निज़ाम किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। नहीं, खदोखाल तो किसी के सामने नहीं आए, 27वीं तरमीम का जिक्र जरूर सुनते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता, लॉ मिनिस्ट्री को नहीं पता, किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सी तरमीम होने को है। लेकिन इरफान सलीम साहब, मुझे एक बात बताइए ना, ये जो मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर साहब भी आए, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, तमाम उन लोगों की, चले आपको नाराज नहीं कहूं तो क्या कहूं, वो जो उन्होंने दस्तबरदारी से इनकार किया है, उनसे मुलाकात करनी थी, बैरिस्टर गौहर कहते हैं आप लोग मुलाकात के लिए भी नहीं आए। नहीं, देखे ना, अब बड़ा अजीब सा लगता है, हमारे पार्टी के चेयरमैन है इस वक्त, कायम मुकाम चेयरमैन है या जो भी है, हमारे चेयरमैन है इस वक्त, और तहरीक इंसाफ के MNA है। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि अब मैं ये कहूँ कि हमें जो पहली मीटिंग हुई है उसमें मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब भी थे, मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, मोहतरम तैमूर जगड़ा साहब भी थे, और जो है मोहतरम अकबर अयूब साहब और फैसल अमीन साहब भी थे। हम वहाँ पर गए, हमने अपना नुक्ते नज़र रखा, उन्होंने अपना नुक्ते नज़र बयान किया,
बात नहीं बनी, हमने थोड़ा सा टाइम मांगा, उन्होंने कहा है कि हम 9 बजे जो है दोबारा से बैठेंगे इसके ऊपर, और हम उसमें सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब, शेर अली अरबाब साहब जो रीजनल जनरल सेक्रेटरी हैं, तैमूर झगड़ा साहब जो के कोऑर्डिनेटर हैं सेक्रेटरी जनरल के, सलमान अकरम राजा साहब, और अली असगर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और चीफ मिनिस्टर साहब, और आप चारों से बैठकर हम जूम के ऊपर दोबारा से मीटिंग करेंगे। हम 9 बजे उस मीटिंग में पहुंचे। उस मीटिंग में मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो भी नहीं आए, और मोहतरम बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं वो भी उस मीटिंग में नहीं आए। वो उस मीटिंग का हाल अहवाल जो है आप मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब से पूछ सकते हैं। ओके, तो इरफान सलीम, हाँ तो ठीक है, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर साहब ने आपसे कुछ देर पहले ये कहा कि अगर आप लोग दस्तबरदार हो जाते तो फिर 8-3 के फॉर्मूले पर बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि आप लोग दस्तबरदार नहीं हुए तो मामला 6-5 पर गया। देखें, अब अगर ये बात उन्होंने उस दिन कह देते, अगर ये हमें कहा जा रहा है ना कि 8-3 के ऊपर जाते, ये ऐलान कर देते पॉलिटिकल कमेटी में, फिर ये पॉलिटिकल कमेटी तो हाईएस्ट फोरम है ना, वहां से ये ऐलान कर देते कि हम 8 सीटें ले रहे हैं और अपोजिशन को हम 3 सीटें ले रहे हैं, हम उसी वक्त दस्तबरदार हो जाते। और आज तक, इस वक्त तक हमें किसी ने भी, ना सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से, ना चेयरमैन जो है वो के ऑफिस से, इस वक्त तक हमें कोई रिटन इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली, कोई नोटिफिकेशंस हमें नहीं मिले कि आपने जो है अपने कागजात जो है वो दस्तबरदार करें। तो हम कैसे दस्तबरदार कर सकते हैं? मीडिया के ऊपर हर एक बंदा कह रहा है, लेकिन मीडिया के ऊपर तो नहीं चल रहा ना। आपने तो जो है, जो मुरवज्जा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आपने हिदायत जारी करनी है, एक सर्कुलर जारी करना है, उसके मुताबिक आपने हमसे कहना है, तो हम अगर फिर ना करें तो उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। यानी अगर सर्कुलर जारी कर दिया जाए इस हाईएस्ट फोरम से, इस ऑफिस से, तो फिर आप लोग दस्तबरदार हो जाएंगे? देखें, हम आपसे फिर कह रहे हैं कि हम जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को जिस अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी कि अनअपोज तरीके से कि आप जो है 5 सीटें आप ले लें और 6 सीटें आप ले लें, हम तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ इमरान खान साहब नहीं बैठना चाह रहे थे, अभी तक नहीं बैठ रहे, वरना देखें ना, हम क्यों नहीं सर, आप ये बताएं ना, अगर आपको सर्कुलर मिल जाता है तो क्या आप दस्तबरदार हो जाएंगे, आप और आप समेत जितने नहीं हो रहे? देखें, जब पार्टी सर्कुलर जारी करेगी तो उसके बाद हम अपना रद्द अमल दे देंगे। वरना आप इस सेनेट इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे? देखिए, अगर पार्टी अपना सर्कुलर जारी कर देती है उसके बाद हम अपने लाएमल का ऐलान कर देंगे। पार्टी से तो मुबर्रा कोई नहीं है ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सलीम साहब। अब ये एक नया ट्विस्ट ही मैं इसको कहूँगी कि वो कहते हैं कि हमें बाकायदा तौर पर जो ऑफिशियल तरीक़ाकार है उसके ज़रिए ये नहीं कहा गया कि हम दस्तबरदार हों। अगर कह देते हैं तो फिर हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की नशिस्तों के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक फार्मूला तय हुआ, इसकी असल वजह क्या थी, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आज की बात कर लेते हैं इख्तियार वली साहब। ये फार्मूला तय करने के लिए आप लोगों की बैठकें हुई, मुलाकातें हुई अली अमीन गंडापुर साहब से, तो क्या ये भी तय था कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं होगी और इसी तरह से इसको जो है वो गवर्नर साहब या फिर कोई और ज़रूर एडमिनिस्टर कर ले, लेकिन कम अज़ कम यहाँ से नहीं किया जाएगा, ये तय था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ तय नहीं थी। मेरे ख्याल में इसको अंग्रेजी में ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं, धोखा कहते हैं, और हिंदी में शायद विश्वासघात कहते हैं। इन्होंने हमारे साथ जो बात की थी, मुझे तो खैर बखूबी पहले से इनका पता था कि इनके लीडर की भी कोई बात होती है तो वो भी उससे कभी भी किसी वक्त यू टर्न ले सकते हैं। पैंतरेबाजी और गेमिक्स ये इनका वतीरा है। लेकिन चूंकि ये अलायंस बनाना था, अमीर मकाम साहब ने वो इसको लीड कर रहे थे, तो लीडरशिप ने, जब सेंट्रल लीडरशिप ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने उनको गो अहेड दिया, तो हमने कहा कि ठीक है जी, हमारे ये खदशात हैं, लेकिन बाकी जो आपका फैसला होगा वो सर आंखों पे कबूल है। अदरवाइज मुझे पता था कि क्या होगा। हाँ, इस इत्तेहाद में जो है ना,
आपने अपनी जिस तरह पहला आपका सवाल था, इसका सबसे बड़ा फायदा वो पीटीआई को पहुंचना है। वो और कैसे? मैं बताता हूँ। इनफैक्ट 93 के मेंबर्स असेंबली में इनकी 93 की स्ट्रेंथ है। 93 में इनके पास 35-36 बंदे नहीं बचते जो इनके पास इंटैक्ट रहते। बाकी जितने इंडिपेंडेंट है ना, वो सारे के सारे इनको, चाहे ये टिकट अगर ये अरबपतियों को ना देते ना, ये जो चंद अरबपति आ गए बीच में, और ये अपने कारकुनों को टिकट देते, तो आपको पता लग जाता कि कारकुन इनके ऐसे ही सड़क पे खड़े रह जाते और ये अरबपति लोग इनके सारे वोट जो है वो खरीद लेते और अपने वोटर को, असेंबली के मेंबरान को वोट के हक से महरूम, या आप इसको कुछ भी नाम दें, या उनको गेम से बाहर रखने के लिए पूरे लॉट के लॉट बिक गए और उनके वोट की अहमियत को खत्म करने के लिए ये अलायंस बनाया गया। हमें इसीलिए एक सीट जो है उसमें, अगर आप कह लें कि हमारी एक सीट अपोजिशन को, मुस्लिम लीग नून के पास नहीं, अपोजिशन के पास जो है वो एक ज्यादा जा रही है। लेकिन इसका खदशा ये था कि पीटीआई के सारे मेंबर्स भी चले जाते। अच्छा। और उनके जो सेनेटर्स हैं वो भी बन जाते। नहीं, लेकिन मेंबर्स क्यों चले जाते हैं? इसका मतलब ये है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अगर ये फॉर्मूला तय ना होता तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वही होता जो हर सेनेट इलेक्शंस में होता है, तो ये एक अच्छे तरीके से बिला मुकाबला मुंतखब करने का फॉर्मूला तय किया गया। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये एक अच्छा फार्मूला था। दैट्स व्हाई हमने इसके साथ गो अहेड किया। ओके। लेकिन अगर ये हम ना करते तो इसका सारा नुकसान, इसका मैक्सिमम नुकसान जो होना था वो पीटीआई का होना था। जो इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो इनके हाथ में नहीं रहते, वो इनके पास इंटैक्ट नहीं रहते। ये 3-4 अरबपति लोग जो हैं उन्होंने सारी पार्टियां और सारा लॉट उन्होंने खरीद लिया था। हमारे पास तो अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग में कहता हूं कि अभी भी ये नहीं है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग को रोक लिया है। पहले पैसे जरा थोड़े ज्यादा लोगों में तकसीम हुए थे, अब जरा थोड़े कम लोगों में ज्यादा रकम तकसीम हो गई, अमाउंट बड़ी हो गई और बंदे कम हो गए। अच्छा, बंदे कम हो गए। और ये जो बंदे कम हुए, अच्छा, लेट्स मेक इट दिस वे। जो बिकने वाला माल था वो भी पीटीआई में से था, जो खरीदने वाले थे खरीदार बोली लगाने, वो भी पीटीआई में से थे। अच्छा, मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ आ रही। तो लेकिन फायदा आप लोगों का हुआ, क्योंकि ये कई जगह जो नाराज उम्मीदवार हैं पीटीआई के टिकट होल्डर्स, वो ये कहते हैं कि नशिस्त जो है वो ज्यादा दी गई, हम बहुत आराम से कम से कम 5 ले सकते थे। अब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि आप लोगों के साथ फॉर्मूला पहले 8-3 का तय हुआ था, लेकिन ये नाराज उम्मीदवारों की वजह से हमें 6-5 पर आना पड़ा। इज इट करेक्ट? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात शुरू से 6-5 पर बात हो रही थी जी। बात ऐसी हुई थी। इसके अलावा अगर हम 3 वीन पे बात करते तो हमें बात करने की जरूरत ही क्या थी? वो तो हमारे वैसे भी बन जाने थे, 4 हमारे इजीली बन जाते थे। अगर थोड़ी बहुत मतलब इसमें वो करते, मैनेजमेंट करते, तो 4 भी बड़ी इजीली हो जाती। ये एक नशिस्त की बात जो है, ये भी मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई फालतू मिल रही है। इनफैक्ट मतलब एक मार्जिन के हिसाब से जो वोटों की तकसीम होती है, देखें हर सेनेट के वोट का अपना एक तरीक़ाकार होता है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, इसमें सेकंड प्रायोरिटी होती है, इसमें थर्ड प्रायोरिटी होती है। इसके अलावा हर वोटर जो है वो 4 वोट डालता है, एक जनरल नशिस्त के लिए, एक टेक्नोक्रेट के लिए, एक लेडीज के लिए और एक अकलियत के लिए। तो इसमें बड़ी प्रायोरिटी के साथ कि अगर मैं अपना वोट नादिया नकी को दे रहा हूँ और वो जीत नहीं पा रही, तो मेरी फिर सेकंड प्रायोरिटी पे मेरा यही वोट जो है वो आप फहद के नाम पे या इख्तियार वली साहब के नाम पे वहां पे इसको काउंट किया जाए। वो बड़ा टेक्निकल गेम होता है। तो हमारे पास इतना कोई फेवर नहीं है। हाँ, इस फॉर्मूले में पीटीआई ने अपनी स्किन सेविंग की है। ओके, अपनी स्किन सेविंग की है। लेकिन अब ये बताइए कि आज जो कुछ हुआ, जो इसको आपने विश्वासघात कहा, धोखाधही कहा, कि यानी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मखसूस नशिस्तों की जो आज हलफ बर्दारी वहाँ से होनी थी वो नहीं होने दी, उसके हवाले से पहले ये बात कर लेते हैं कि पीटीआई वाले ये कहते हैं
کہ آپ دیکھیے کہ پہلے تو سینٹ کی کوئی ریپریزنٹیشن ہی نہیں تھی سینٹ میں، یعنی خیبر پختونخوا کی 26ویں آئینی ترمیم بھی اس ریپریزنٹیشن کے بغیر آ جاتی ہے، اور آج اتنی سپیڈ سے سارے کام کرتے ہیں کہ گورنر صاحب کو جو ہے وہ کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کرنی ہے، پھر وہ 6 بجے کر بھی دیتے ہیں، یعنی 6 بجے کا اجلاس بھی طلب کر لیتے ہیں. تو یہ اتنی سپیڈ جو دکھائی گئی، اس سے انہوں نے سوال تو اٹھائے ہیں. کیا اس میں کیا برا ہے؟ یہ تو وہی پشاور ہائی کورٹ ہے جس نے زرتاج گل کو ضمانت دی تھی. یہ تو وہی پشاور ہائی کورٹ ہے جس نے اعظم سواتی کو دی تھی، جس نے عمر اسلم کو دی تھی، جس نے عمر ایوب کو دی تھی، جس نے حماد اظہر کو ضمانت دی تھی. اس نے تو پوری پاکستان تحریک انصاف کی سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے سب لوگوں کو کارپیٹ کور دیا ہوا تھا. آج اگر ایک فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو وہ ماورائے آئین ہو گیا. کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا، اور دوسرا جو پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی ننے کی دکان تو نہیں ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ ہے. کیا ان کو چیف جسٹس کو، آپ کو یہ اب علی امین صاحب یا پی ٹی آئی کے یہ کارکن سمجھائیں گے کہ ان کے اختیارات کیا ہے اور آرٹیکل سو اینڈ سو کیا کہتا ہے؟ کیا یہ ان کو بتائیں گے؟ یہ پاگل ہو گئے ہیں، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیسی کرنی ہوتی ہے. یہ کلی طور پر ذمہ داری تھی، ٹوٹلی اٹس ریسپانسبلٹی آف دا اسپیکر کہ اس نے سینٹ الیکشن سے پہلے اپنا ان سے اوت لینا تھا. اور جب انہوں نے تاریخ 20 رکھی تھی تو میں نے پہلے ہی اپنی جماعت کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ٹائم پر یہ کریں گے، دھوکہ کریں گے، اور وہی کیا، بالکل کیا. اب بھی میرا بے کنٹینشن حلف تو ہو گیا، لیکن کل یہ شرارت کر سکتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے ووٹرز کو اسمبلی میں داخلے سے روکے یا یہ ان کو ووٹ ڈالنے سے روکے. تو اگر ایسے ہوا تو پھر یاد رکھیں کہ آج کے بعد کل آتا ہے، اور وہ کل پھر بڑا ظالم ہوتا ہے. پھر آپ جو رونا دھونا کریں گے، پھر وہ اس کی کوئی جگہ نہیں، اس کو کوئی تک نہیں بنے گی، وہ بجا نہیں ہوگا. نہیں، لیکن پھر آپ کیا کریں گے اگر ایسا وہ کرتے ہیں؟ یعنی طے شدہ فارمولے پہ یو ٹرن لیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں اراکین کو انٹر نہ ہونے دیا جائے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ ہم آن دا اسپاٹ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. وی ول ڈو دیٹ، اور بائی ہک اور بائی کروک پھر ہم چیزوں کو لے کے جائیں گے آگے، اور ہم اس کو اپنے ووٹرز کو بکسے تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. لیکن یہ شائبہ تو اب ہونا نہیں چاہیے نا اختیار ولی صاحب، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ فارمولا اس لیے طے کیا کہ انہوں نے سیو دیئر سکن، دیٹس واٹ یو سیڈ، تو پھر وہ ایسا یو ٹرن لیں گے نہیں نا، ورنہ پھر وہ خود ایکسپوز ہو جائیں گے. انفیکٹ اب یہ جو لیٹسٹ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اب اس میں اگر ووٹرز وہ رہیں اور یہ 25 لوگ ووٹر نہ رہیں تو پھر اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پھر اس کا سارا فائدہ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے. اگر یہ گیمکس کریں گے تو پھر یہ گلہ نہیں کریں گے. پھر صرف کل نہیں ہے، کل کے بعد پھر پرسوں بھی آئے گا، اور پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اس کے لیے پھر یہ تیار رہیں. اور وہ کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہ طے نہیں ہے، ابھی نہیں بتا سکتے. اچھا، تو اختیار ولی صاحب، آپ نے جس پشاور ہائی کورٹ کا ذکر کیا اس کے حوالے سے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب جو تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے ایک اعلامیہ جو ہے وہ بھی اپنے ایکس پلیٹ فارم پر شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 255 اور 130 کی جو ہے یہ خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں غلط بیانی کی، غیر حاضری کا ورڈ استعمال کیا گیا. میرے خیال میں شیخ وقاص احمد صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ احمقانہ ہے، یہ احمقانہ ہے، یہ بے وقوفانہ ہے. کیا یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ کیا یہ خود قانون کے وکیل ہیں اور قانون دان ہیں؟ اور آئین اور قانون کی تشریح کرنا ان کی ذمہ داری لگ گئی ہے شیخ وقاص احمد کی. میرے خیال میں جو کام ان کو سونپا گیا ہے جھوٹ بولنے کا، بس وہی کریں. وہ عمران خان کے وہی جھوٹے ترجمان بنے رہیں، آئین کی غلط تشریح نہ کریں. یہ اگر آئین اور دستور میں نہ ہوتا تو چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ اس کو آرڈر نہیں کرتے. یہ ان کے منہ پہ توجہ ہے. اگر ان کو کوئی شرم آئے، کوئی حیا آئے، کوئی بات سمجھ آئے کہ جو حلف آج اسمبلی کے اسپیکر کو لینا چاہیے تھا وہ آج پشاور ہائی کورٹ میں اپنے رائٹ کے لیے گئے، اپنا رائٹس انہوں نے اپنے رائٹس ایکسرسائز کیے، اور
पेशावर हाई कोर्ट ने उसको रीडायरेक्ट कर दिया है गवर्नर हाउस को, गवर्नर को ऑर्डर्स किए कि आप इनसे ओथ ले लें। ये तो इनका काम था, स्पीकर का काम था, इनको शर्म ही नहीं आती है। अब वहां से उन्होंने हलफ ले लिया, तो मेरे ख्याल में शेख वकास साहब जो है वो अपनी यह मकाना ट्वीट अपने पास ही रखे तो बेहतर है। इख्तियार वली साहब, आज जो फॉर्मूला का जिक्र अली अमीन गंडापुर साहब ने शाम को किया है कि हमने 6-5 का फॉर्मूला तय किया है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज रात को इसको दोबारा से आप रीइटरेट करवाएंगे उनसे? कोई मुलाकात होगी, उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप कायम हैं इस फॉर्मूले पे, नहीं आप लोग करेंगे ये सब, या कोई और भी उनसे पूछ के बताएगा आपको? जी बिल्कुल, उनके साथ रब्ता भी किया जाएगा और उनसे बासपुरस भी की जाएगी। यहाँ पर पश्तून रिवायात भी हैं, सियासत अपनी जगह पर, हुकूमत और सियासत मदारी अपनी जगह पर, लेकिन पश्तून रिवायात भी हैं जहाँ पर जुबान दे देते हैं, फिर वहाँ पर जान भी देते हैं, लेकिन अपने बात से और अपनी किए हुए वादे से फिर पीछे हटना नहीं होता। तो उनसे पूछा जाएगा कि ये आपने जो किया है ये क्यों किया, ये उनसे सवाल किया जाएगा और उनसे कल के लिए कुछ अश्योरेंसेस जो है वो भी ली जाएंगी। फिर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल में वो अपने लिए अपनी मुश्किलात में इजाफा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एका, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे। सियासी मंजरनामे पर ये जो कुछ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, फिर एक तहरीक की सूरत की भी बात की जा रही है जिसकी अनाउंसमेंट अली अमीन गंडापुर साहब कर चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे सियासी तज्ज़िया निगार से। वेलकम बैक। इस वक्त सियासी मंजरनामे पर जहां सेनेट इलेक्शंस की गूंज है, वहीं 27वीं तरमीम की भी बात की जा रही है और दीगर मसाइल के हवाले से भी निज़ाम की जो मजबूती जिसे कहते हैं, कहा जा रहा है कि इसके बाद मज़ीद निज़ाम मजबूत होगा। इसी सब पर सियासी तज्ज़िये के लिए हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मोहसिन बेग साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मोहसिन बेग साहब, पहले तो तहरीक इंसाफ की बात करेंगे और फिर निज़ाम की बात करेंगे। ये बताइए, जो सेनेट इलेक्शंस में जो फॉर्मूला भी तय हुआ, आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने आपने देखा कि उन्होंने एडमिनिस्टर नहीं होने दी ओथ रिजर्व सीट्स पर, फिर गवर्नर साहब ने ये ओथ एडमिनिस्टर की। ये सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ अपोजिशन के साथ बैठते हैं और दूसरी जानिब आज का आइन के मुताबिक जो हलफ बर्दारी है वो असेंबली के थ्रू ना होना, ये सब तयशुदा मामलात हैं क्या? बहुत शुक्रिया। बेसिकली उन्होंने अपोजिशन के साथ जो मामला तय किए और जो अरेंजमेंट किया, लेकिन ये जो हल्फ वाली बात थी वो उन्होंने पहले भी कहा कि हम नहीं होने देंगे, लेकिन एज ए पॉलिसी उनके पास कोई वाज़ा पॉलिसी नहीं है कि वो किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं और किस तरीके से इन मामलात को हल करेंगे। हल्फ तो हो गया और मेरे ख्याल में जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी शायद गंडापुर साहब की तवक्कुआत से बिल्कुल बरअक्स होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को एंगेज तो किया, आज भी उन्होंने मीटिंग की लंबी चौड़ी, लेकिन हल्फ नहीं लेने दिया। तो उसके बाद मेरे ख्याल में जो ग्राउंड ओपन है सबके लिए, और वहाँ पे आपको बताया कि पीके में जिस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग है और जो पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे, और गंडापुर साहब की कहने पे मेरा नहीं ख्याल है उनके जो अरकान है असेंबली के पीटीआई के, वो शायद वो फॉलो करें। वो ये समझते हैं कि अगर ये ऊपर से गेम बना सकते हैं तो हमें भी हक है कि हम खुद गेम बनाएं और उसके बेनिफिशरी भी खुद हो। और ये मामलात इस किस्म से लेके चल रहे हैं, और जो इनकी तर्ज हुकूमत है आम शुनीद यही है, वल्लाह आलम कितना सच है कि गंडापुर साहब की हुकूमत और खुद वो कोई भी काम कोलीग्स का और पार्टी का वो पैसे दिए और लिए बगैर नहीं होता। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में उनका वो कंट्रोल नहीं है। आज सूरत-ए-हाल वैसी ही सामने आ रही है। मेरे ख्याल में अगर सेनेट के इलेक्शन हो गए और अगर कोई सरप्राइज, जो कि सोचा जा रहा है कि वो सरप्राइज होगा क्योंकि लोगों ने एडवांस पेमेंट बहुत ज्यादा पकड़ी हुई है, तो उस सूरत में इनकी तो अपनी सीट बचाना शायद मुश्किल हो, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के लोग ही इन पे मिसट्रस्ट कर रहे हैं और इनकी तर्ज हुकूमत से खासे खाइफ भी हैं। अच्छा, तो ये सरप्राइज जो आप कह रहे हैं मोहसिन बेग साहब, कता कलामी माफ, ये सरप्राइज विद इन पीटीआई से ही आएगा आप कहते हैं?
मेरे ख्याल में विद इन पीटीआई से आएगा और पीटीआई से ही आना चाहिए। इसमें वफाक को या किसी और एलिमेंट्स को शामिल नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी पार्टी ही उन पे मिसट्रस्ट करती है या आगे चल के कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो उनकी पार्टी की हद तक होना चाहिए। उसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट या कोई और तरीका इस्तेमाल करके, वो पहले ही आपको पता है वो प्रोविंस बहुत डिस्टेबलाइज है और किस किस्म के वहाँ पे मसाइल हैं, गवर्नर्स के भी हैं और दहशतगर्दी के भी हैं। तो ऐसे में मजीद जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर उनकी पार्टी खुद से कुछ करती है तो ठीक है, उनको करने की हक भी है। और आपको पता है जो वोट ऑफ नो ट्रस्ट है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो तो विद इन पार्टी ही होता है। सही। अपोजिशन तो शायद उसमें वैसे ही शामिल हो जाती। तो मोहसिन बेग साहब, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब तो इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंट समझे जाते हैं। अब अगर दोनों चीज़ों को मैं क्लब करके आपसे पूछूं कि सेनेट में जिस तरह से ये टिकट्स दिए गए और कहा गया कि ये लिस्ट इमरान खान साहब की अप्रूव्ड है, इसीलिए उनको दिया जा रहा है, नाराज़ अरकान को समझाने की भी कोशिश की गई उन टिकट होल्डर्स को, और दूसरा ये जो अली अमीन के खिलाफ जो हम देख रहे हैं और आप कहते हैं कि हो सकता है कि चेंज फ्रॉम विद इन पीटीआई आ जाए, ये दोनों इमरान खान साहब होने देंगे? देखें, गेम जो है वो अगर ऊपर बन जाए, जैसा कि मिर्जा अफरीदी के बारे में आम पब्लिक में जो अमाउंट सर्कुलेट कर रही है वो आपने भी सुनी होगी, तो वो जो एमपीएस हैं वो समझते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो वो अपनी गेम पे हैं। तो जहां तक इमरान खान की बात रहेगी, इमरान खान के होते हुए अगर आपको याद हो तो 20 सरकार ने पैसे पकड़ के एक सरप्राइज दिया था इलेक्शन में और बाद में इमरान खान ने उन 20 एमपीएस को निकाल भी दिया। और फिर इसी तरह जो बलूचिस्तान में हुआ और जो पैसे वहां चले एक खास सेनेटर के ऊपर और फिर बाद में उसको पीटीआई में शामिल किया, बहुत शोर मचा, लेकिन वो भी कोई 70-100 करोड़ की बात हो रही थी। तो खान साहब के होते हुए भी ये काम हो चुका हुआ है और वो उनकी मर्जी से भी हुआ। अब ये मिर्जा अफरीदी को अप्रूव दिया गया है तो उसी पे सारा मसला है ना कि जी ये कैसे आ गया। जी बिल्कुल। तो ये अगर आप ऊपर लीडरशिप ये सौदे और मामला तय कर ले और नीचे कहे कि जी आप फॉलो करो तो लोग नहीं करेंगे, तो ये मसला इनके लिए काफी आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो समझे हो जाएगा, अगर आप अपने सेनेट के जो लिस्ट दी हुई है वो इलेक्ट नहीं होते तो इट मींस मिसट्रस्ट तो वहीं आ गया। पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात नजर आ रहे हैं और एक तरफ तहरीक का ऐलान भी अली अमीन गंडापुर साहब कर चुके हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि 5 अगस्त को इसको उरूज पर लेकर जाना है। तहरीक को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बिल्कुल तारीख पे तारीख जैसे दी गई उसी तरह से रहेगी या इस बार पार्टी को कुछ दिखाना पड़ेगा परफॉर्म करके? मेरा ख्याल में तहरीक तो नहीं चला पाएंगे जो वो सोच रहे हैं। जो मोमेंटम वो चाहते हैं वो शायद ना बन सके, क्योंकि जो पहले लोग बेचारे जेलों में हैं वर्कर्स, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली अपने वर्कर्स का ख्याल करती हैं। आप उनको लॉयर्स देते हैं, उनके मुकदमात को जो है वो कोर्टों में डिफेंड भी करते हैं। ये जो 9 मई के लोग हैं वो 2 साल 2.5 साल से बेचारे जेलों में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ऐसी सूरत में लोग ये सोचते हैं कि, और पंजाब की खासकर जो लीडरशिप है वो आपने देखा होगा किसी जलसे जुलूस में वो नहीं आते। गंडापुर साहब को ऐज है कि वो एक प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी यहाँ से अपनी पूरी फोर्स लेके आ जाते हैं, लेकिन पंजाब से कोई लीडरशिप ऐसी नहीं निकली जो जलसे को, जुलूस को, रैली को लीड करे। तो वर्कर से ये तवक्को करना कि वो लीडरलेस तहरीक में शामिल हो, तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। बेग साहब, यहाँ पर पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सियासी तज्जिया निगार। अब ज़रा निज़ाम की मजबूती की तरफ आते हैं। ये जो मौजूदा निज़ाम है और अब ये सेनेट की नशिस्तें भी आ जाएंगी, सेनेट मतलब खैर पख्तूनख्वा की भी, क्योंकि अभी तक उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ये निज़ाम मजबूत होता चला जा रहा है। समझते हैं इसमें किसी रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं, कि पहले इमरान खान साहब के ज़माने में बात इकॉनमी से शुरू हुई थी कि इकॉनमी सही हैंडल नहीं हो रही, इकॉनमी ख़राब है, और पंजाब के जो मामलात थे क्योंकि बुज़दार साहब थे, यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। इस वक्त आप समझते हैं कि इकॉनमी भी बहुत बेहतरीन है और या बेहतर करके ये PMLN दिखा देगी?
and this is quite a system that will now continue. देखिए, जो ये सिस्टम मौजूदा सिस्टम है, मेरे ख्याल में तो काफी अर्सा ये चलेगा। रहेगी इकोनॉमी की बात, तो वो उसमें बेहतरी लाना इनके लिए बहुत जरूरी है। सारे काम छोड़ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आ चुकी हुई है। निजाम को, हुकूमत को, इस सिस्टम को अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अगर इकोनॉमी पे ये जोर नहीं देते, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, बिजनेस कम्युनिटी को आप कॉन्फिडेंस नहीं देते, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक माहौल पैदा नहीं करते, उससे सबसे पहले आपने लोकल बिजनेसमैन को और इंडस्ट्री को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है। और ये जो टैक्सों की भरमार है और जो महंगाई, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको इस निजाम को मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में तो कोई खतरा मुझे नजर नहीं आता। और अगर इकोनॉमी बेहतर ना हो सकी, और ये जो रिलीफ आपने कॉमन मैन का कहा, क्योंकि 44% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे, आपने दुरुस्त फरमाया, बल्कि आपने तो एक्स प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक लिखा है, इशारिये कुछ भी कहें कि मईशत कैसी बेहतर है और सरप्लस है करंट अकाउंट, बट एट द सेम टाइम महंगाई देख लीजिए कि कहाँ है। मैं ये समझता हूँ कि उस रिलीफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक आम आदमी तक, एक गरीब आदमी तक उसको जॉब नहीं मिलती, उसको, उसके लिए महंगाई कम नहीं होती, उसके लिए बिलों की भरमार जो है, जो इंक्रीज पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो उसको आप रिलीफ उस तक नहीं पहुंचाते, आपके इशारिये जो भी कहते रहे, वो तमाम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको अपने घर का निजाम चलाना है, बच्चों की तालीम दिलवानी है, उन्हें बिजली के बिल देने हैं, सारी चीजें उनकी रीच से बाहर हो रही हैं। तो इसके ऊपर इस निजाम को, इन हुक्मरानों को दिन रात काम करना पड़ेगा। अदरवाइज इशारिये मैं तो मानता नहीं वो आम लोगों के लिए या बैंकों के लिए होंगे, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो सरापा एहतजाज है, कोलैप्स पे है, आज भी हड़ताल थी। तो ऐसी सूरत में तो गवर्नमेंट को वॉर फुटिंग्स पे काम करना चाहिए। और देखिए, जब इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा, बिजनेस चलेगा, मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे लोग रोजगार कमा लेते हैं। तो उस पे काम करना है। निजाम को तो फिलहाल मेरी नजर में तो कोई खतरा नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ऑलमोस्ट आ चुकी हुई है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। तो मेन इशू इकोनॉमी है और बिजनेस रिवाइवल है। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर ये ना हो सके तो फिर तो निज़ाम मजबूत नहीं रहता, क्योंकि बेचैनी तो फिर या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी से होती है या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से होती है। आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ हद तक आ चुकी है, दैट इज़ अंडर कंट्रोल, बट इफ़ जैसे आपको याद होगा SIFC बना, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक वो माहौल नहीं है। आप खुद कह रहे हैं, बहुत से माहिर मुआशियात भी कहते हैं कि वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट दी FDI। इकोनॉमी जो टेक ऑफ है वो नज़र नहीं आती, वो पहिया चलता नज़र नहीं आता, फिर बेचैनी ज़रूर हो सकती है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आज तक जब से हमने इस प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हुए हैं, हमें पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट कोई नजर नहीं आया। महबूब अल हक साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे प्लान्स बनाए, 5 साल मंसूबा, लेकिन वो कभी 5 साल मंसूबा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। आज भी इकोनॉमिस्ट की कमी है। हमारे यहाँ बैंकर्स जो हैं वो आके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और उनको कैसे इकोनॉमी को बेहतर करना है वो वन साइडेड सोच रखते हैं। वो बिजनेस कम्युनिटी से इतने उनकी फेवर में नहीं होते। वो कलेक्शन पे ज्यादा जोर है, बैंकर्स ज्यादा डिपॉजिट पे जोर देता है। ये भी बैंकर हैं जो साहब आजकल वजीर खजाना है। इनका बिहेवियर भी बड़ा रूड होता है बिजनेस कम्युनिटी से। FBR का भी बिहेवियर ऐसा ही है। ये तो मैं समझता हूँ जो लोग इस मुल्क में कारोबार कर रहे हैं वो एक जहाद से कम नहीं है। जिन चीजों को वो फेस करते हैं, FBR को, ब्लैकमेलिंग को, रिश्वत को और इन सारे लोगों को, कस्टम्स को, वो किसी जहाज से कम नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा माइंडसेट बनाया, वो बिजनेस कम्युनिटी को चोर समझते हैं। तो ऐसे माइंडसेट के साथ अगर आप देखिए, अगर सोचने की बात हो तो अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है अरबों खरबों व्हाटएवर और वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो गवर्नमेंट उसमें 35 से 50% टैक्स की सूरत में स्लीपिंग पार्टनर आ जाती है। तो आपका काम है सरकार का कि इसका बिजनेस चले और हमारा जो शेयर है टैक्स की सूरत में वो बढ़े। यहाँ उल्टा सिस्टम है। अच्छा। आप उनको
बच के वहां बंदे बिठा देते हैं, उनके जाके ऐसे छापे मारे जैसे वो ड्रग का धंधा कर रहा हो। हर शख्स की अपनी इज्जत नफ्स भी है, वो कारोबार कर रहा है, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। ये माइंड सेट जो है उसके ऊपर काम तो हो रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन मोहसिन बेग साहब देखिए, जितने भी रहे हैं वजीर खजाना, और पीएमएलएन को ही ले लेते हैं ना, पीडीएम की हुकूमत को देख लीजिए, इसाक डार साहब से भी लोग खाइफ रहते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब से भी खाइफ रहे, और अब औरंगजेब साहब का भी आप जिक्र कर रहे हैं। तो फिर किसको लेकर आए, और आप क्या समझते हैं कि वजीर खजाना तब्दील होने को हैं? देखिए, ये इनके बारे में मैं तो इनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो अच्छी नहीं है। ये साहब मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से चला रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी को हैंडल कर रहे हैं, आप मरे हुए बंदे से तो टैक्स नहीं वसूल कर सकते। आप इंडस्ट्री बंद हो गई, और मैं आपको बहुत लंबी लिस्ट बस बता सकता हूँ जो इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, और उसमें हजारों के तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हुए, और वो बेचारे जो 50 लाख रुपए की सैलरी लेता है वो कहाँ जाके जॉब करेगा। तो इनको ये देखें, बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वर्क टुगेदर। अगर आपने ठीक है, आपके लोग मेजॉरिटी, उनकी बात भी ठीक है, लोग टैक्स चोरी भी करते हैं और बहुत से लोग टैक्स नहीं भी देते, लेकिन आपने ये काम स्टेप बाय स्टेप करना है, और थोड़ा सा लोगों को अच्छे तरीके से आप टैक्स नेट में लाइए, बजाय इसके कि आप डराएं। आप ऐसा खौफ का माहौल पैदा कर दे, खौफ के माहौल में कारोबार नहीं होता। तो उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इसलिए मैं जाती तौर पे इनको जानता भी नहीं हूँ, और मेरी कोई इनसे वो इख्तिलाफ भी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता था कि ये नए आए हैं, बाहर का एक्सपोजर होगा, तो ये थोड़े से बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ में लाके देखें, गिव एंड टेक है, उनको थोड़ा सा मौका दे दीजिए। अब बहुत सारी इंडस्ट्री इसलिए बैठ गई कि जो बैंकों के लोन थे वो बेचारे पे नहीं कर सके। तो मेरी तो ये भी तजवीज थी कि आप, बैंकों ने अरबों रुपए प्रॉफिट कमाया, तो अगर बिजनेसमैनों को ग्रेस पीरियड दे दिया जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रेस पीरियड दे दिया जाए 2-3 साल का, कि वो अपनी इंडस्ट्री रिवाइव कर सके। और ये काम बाहर की गवर्नमेंट्स बहुत करती हैं कि यार थोड़ा रिलीफ दे तो इंडस्ट्री चल जाए। मोहसिन बेग साहब, आपने जो जिक्र किया है कि बिजनेस कम्युनिटी भी क्योंकि नाराज है, हारून अख्तर साहब को भी लेकर आ गए हैं, तो क्या पीएमएलएन ये सोच रही है कि वो वजीर खजाना तब्दील करें? देखिए, मुझे तो उनकी सोच का इल्म नहीं है, लेकिन हारून अख्तर साहब इज अ वंडरफुल मैन। आई एम टेलिंग यू, ये खुद भी बिजनेसमैन है, हाईली एजुकेटेड, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स हिम। अगर आप उसको लीड देंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि जिस बंदे ने कभी कारोबार किया ही नहीं, बैंक को हेड किया हो, उसको बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का इल्म नहीं होता, वो एक डिफरेंट सोच और अप्रोच रखता है। तो हारून साहब को अगर ये लाते हैं तो वो एक पॉजिटिव होगा। मैंने तो आपको पहले कहा कि इतने बड़े 25-26 करोड़ लोगों में हमको इकोनॉमिस्ट पैदा ही नहीं कर सके, तो हालात ये हैं हमारे, क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। इसी के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।